बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट, सऊदी अरब ने हॉट फेवरेट अर्जेंटाइन को शिकस्त दे दी। सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को 2-1 गोल से हराया। सऊदी अरब की जानिब से सोले अल शहरी और सालिम अल द्वासरी ने गोल किए। अर्जेंटाइन की तरफ से वाहिद गोल लियोनेल मेसी ने किया। ये मनासिर आइए आपको दिखाते हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट मोहम्मद तुराब रिजवी। मोहम्मद तुराब, बताइएगा आज के इस मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आज जिस तरह से एक बड़ा अपसेट हुआ है, किस तरह से आज सऊदी अरब के प्लेयर्स ने खेला? जी बिल्कुल, ये अपसेट किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था। सऊदी अरेबिया जो कि फीफा रैंकिंग में 51st नंबर पे टीम है, और अर्जेंटीना जो कि 3rd और 36 गेम्स अनबीटन टीम, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सऊदी अरेबिया की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। सऊदी अरेबिया की डिफेंस और स्पेशली उनके गोलकीपर ओवैस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लियोनेल मेसी को काफी मैन मार किया गया था। उनकी मिडफील्ड की प्रेस बहुत इंप्रेसिव थी, और ये सऊदी अरेबिया की फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर 1994 से लेके उनकी फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अर्जेंटीना, ये काफी बड़ी वेकअप कॉल अर्जेंटीना के लिए और दूसरी बड़ी टीम्स के लिए इस पूरे वर्ल्ड कप में, कि जितने भी अंडरडॉग्स हैं इस वर्ल्ड कप में, कोई भी अंडरडॉग जीत सकती है, और बड़ी टीम्स के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है ये। अच्छा, तो आप जिस तरह से हमने देखा कि अर्जेंटीना जो है वो टॉप रैंकिंग में नंबर 3 पे है, तो आगे किस तरह से प्लेयर्स को खेलना होगा ताकि इस दौड़ में अपनी जो शमूलियत है वो बरकरार रख सकें? जी बिल्कुल, कोच लियोनेल स्कलोनी एक यंग कोच है। उन्होंने अपनी टीम को काफी पंप करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है अर्जेंटीना, हम सब देख चुके हैं अर्जेंटीना कैसे खेलती है। अर्जेंटीना को काफी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत होगी, स्पेशली उनके एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेसी को काफी स्पेस देना होगा अगली गेम में। उनकी अगली गेम मेक्सिको के खिलाफ है, और ये एक मस्ट विन गेम कहा जा सके, ताकि अर्जेंटीना आराम से राउंड 16 के लिए क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तुराब रिजवी। और अब सियासत के मैदान से अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास एक निकाती एजेंडे पर तलब किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास परसों सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस अहम इजलास को परसों सुबह 9 बजे रखा गया है, और इसका एजेंडा यकनुक्ताती होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास एक नुकाती एजेंडे पर होगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम में सरमायाकार पैसा नहीं लगाते। पाकिस्तान में हर जगह माफियाज बैठा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि FBR में टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करते रहे। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मईशत ठीक नहीं होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन ये है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है। अगर हम इनमें से 20 लाख को भी, 15 लाख को भी, अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े, हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया। उन्होंने पूरी जोर लगाया कि इंडिया रूस का तेल ना ले। आपके सामने है वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ उनको। और मैं बिलीव करता हूं कि हम कन्विंस कर सकते थे अमेरिकन को, हम कन्विंस कर सकते थे कि हमें सस्ता तेल आने दो। अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। जो भी समरी आएगी शहबाज शरीफ इसमें से इंतखाब करेंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए तकर्री पर असरअंदाज होना और इसे मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। सिपा सलार की सिलेक्शन मुतनाज़ हुई तो दुश्मन को फ़ायदा होगा। शाहिद हक्कान अब्बासी जेहलम में खिताब कर रहे थे कारकुनों से। इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके, और कोई मकसद नहीं है। आप उसका पूरा मामला देख लें, कब लाहौर से चला, कहां घूमता रहा, क्या बातें की, और आज 26 तारीख को जब आर्मी के चीफ का फैसला होना है तो वो धरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। मुल्क आइन ये कहता है इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पास है, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो भी क्वालिफाइड होंगे अफसरान जिनकी समरी आएगी उसमें से एक का चुनाव करेगा। वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा, वो किसी और से पूछ के नहीं करेगा, वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो तमाम अफसरान जो है वो इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इस ओहदे पर आ सकें। हमारी मुसल्लह अफवाज कमजोर होती है, हमारी मुसल्लह अफवाज के चीफ मुतनाज़ा बन जाते हैं, उसकी सिलेक्शन मुतनाज़ा बन जाती है, तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिस तरह आर्मी चीफ की सिलेक्शन हो रही है ऐसे तो क्लब क्रिकेट के कप्तान को भी नहीं चुना जाता। इस वक्त तमाशा लगा हुआ है। वजीर दाखिला एक बात और वजीर दिफा दूसरी बात कर रहे हैं। वजीर आजम भी कुछ नहीं बता रहे। हुकूमत ने तकर्री को मुतनाज़ बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई फेवरेट नहीं, जो भी चीफ लगाना है लगाएं ताकि आगे बढ़ा जा सके। फवाद चौधरी ज़मान पाक लाहौर में मीडिया से मुखातिब थे। जो भी चीफ लगना है वो लगे, ताकि पाकिस्तान में हमें तो अपनी जो पाकिस्तान के अवाम है उन्हें रोटी रोजी का पड़ा हुआ है। वो चीफ लग जाए, चले आगे चले। वजीर दाखिला एक बयान दे रहा है, वजीर दफा एक बयान दे रहा है, वजीर आजम तो खैर पर्दे से ही नहीं निकल रहे, चिलमन से लगे बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है ये गैर मुतनाज़ा तौर के ऊपर ये हल हो, और इसमें हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बनाया है। जिस तरह से सारे चोर इकट्ठे होके पाकिस्तान में चीफ की उन्होंने उसके ऊपर कंसल्टेशन की, उससे पाकिस्तान में एक अमूमी तौर के ऊपर लोगों को दुख हुआ। इस वक्त नून लीग और जरदारी में कंसेंसस है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। कोई रजिस्ट कर रहा है, कोई इसको, हम इसके ऊपर कोई मार्शल लॉ के रास्ते में कोई रुकावट है तो वो हम है, तरीके इंसाफ है, मार्शल लॉ नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और इस अहम मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि समरी आए या ना आए, एक दो दिन में आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उनका कहना था कि इमरान खान 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। जबकि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि 30 नवंबर तक आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा। 5 दिन इंतहाई अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और यहाँ नफसा नफसी का आलम है। केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेगा। जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह का बयान बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे, खतरे की घंटी है। राना सनाउल्लाह के बयान से वाज़ेह है सब अच्छा नहीं, सब एक पेज पर नहीं है। पीटीआई की लॉन्ग मार्च को जलसागाह जाने की इजाज़त देने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में ऐसा कहा गया, परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है। कारकुनों को हरासा करने से रोकने के अहकाम भी जारी किए जाएँ। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, दरखास्त में क्या इस्तदा की गई है पीटीआई की जानिब से? जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से
میں دھرنا اور جلسہ اس کی اجازت کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ واپس لیے جانے کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد اور مری اور خاص طور پر آزاد کشمیر سے جو قافلے آنے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں شرکت کرنی ہے، ان کو اسلام آباد کا روٹ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جو مری سے قافلے آئیں گے وہ 12 کو سے انٹر ہو کے یہاں سے راول روڈ سے ہوتے ہوئے فیض آباد کے مقام پر پہنچیں گے، اور اسی طرح سے جو آزاد کشمیر سے قافلوں نے آنا ہے انہوں نے بھی یہی روٹ استعمال کرنا ہے، اور کچھ نے کوہوٹا کے راستے سے آنا ہے، تو درمیان میں جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود آتی ہے۔ اس لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں نہ کیا جائے اور انہیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ راستہ فراہم کیا جائے۔ اسی درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کے لیے پریڈ گراؤنڈ کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی جائے، کیونکہ پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہ فیض آباد سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہیں پر تحریک انصاف کی جانب سے جو راولپنڈی انتظامیہ کو درخواست دی گئی ہے وہ اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ فیض آباد کے قریب کسی بھی مقام پر ان کے لانگ مارچ کو دھرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ بہت شکریہ محمد عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا معاملہ ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان قلم بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس کے ٹرائل مقدمے کی سماعت کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک اپنے وکیل سعد حسن کے ہمراہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بیان حلفی جمع کرایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کیس کی پیروی کی اتھارٹی دی گئی ہے۔ یہ کارروائی عمران خان کے کرپٹ پریکٹسز سے متعلق ہے۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان قلم بند کرنے کے بعد سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔